नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है साथियों। कुछ मौसम खराबी की वजह से ये क्लास 2 दिन तक बाधित रही। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी जो है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे ये 10 है, ये लेकर के हम फिर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से ये जो है अपनी तैयारी यहाँ से आप लोग करेंगे। पहला प्रश्न है कि नमो नमो भगवंतम वासुदेवम। यहाँ पे ये जो वाक्य लिखा है पूछा जा रहा है इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप इसका है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नमो भगवते वासुदेवाय क्या हो जाएगा, नमो भगवते वासुदेवाय। ये डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरिणा हरिभ्याम हरिभिः किस विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप हैं। तो यहाँ पे ये किसका रूप है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा, ये पंचमी का है, चतुर्थी का, तृतीया या फिर सप्तमी का। तो ये तृतीया का रूप हो जाता है। तीनों वचन में यहाँ एक साथ दिया है। हरिणा एक वचन, हरिभ्याम द्विवचन और हरिभ भी जो हो जाता है ये यहाँ पे बहुवचन का रूप हो जाएगा। तो इसको पूरा जो है अच्छे से तैयार कर लें। जैसे पंचमी में हरे हो जाएगा, हरिभ्याम हरिभ्या। सप्तमी में हरो हर्यो हरिस हो जाता है, तीनों वचन अगर देखा जाए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है किसको, दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या फिर विश्वामित्र को। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है कि उन्होंने दुर्वासा को यहाँ पे कहा है कि सुलभ कोपो महर्षि, मतलब तुरंत ही जो दुर्वासा होते हैं वो जो है गुस्सा हो जाते हैं और उस गुस्से में किसी को भी क्या होते हैं कि वो श्राप दे देते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारिव द्वारा रचित है। यहाँ पे कौन सी कृति हो जाती है उनकी जो भारिव के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे शिशुपाल वधम है ही नहीं, कुमार संभवम, कालिदास, किरात अर्जुनियम और उसके बाद नैषधीय चरितम, यहाँ हर्ष की रचना हो जाती है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, किरात अर्जुनीय जो है ये भारिव की रचना हो जाती है। और इसकी शुरुआत पूछी जाती है जो है किरात अर्जुनीय की एक ये महत्वपूर्ण ये विशेषता है कि वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है और बृहत्त्रयी का ये प्रथम अनमोल रत्न के रूप में ये है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। उसके प्रत्येक सर्ग का जो आरंभ होता है वो श्री से होता है और ये अंत पूछा जाता है तो ये लक्ष्मी से होता है। और भारिव की जो रीत है वो रीत जो होती है इनकी भारवीय रीत शैली के ये जन्मदाता माने जाते हैं। किसके, तो रीत शैली के ये जन्मदाता के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला इनका प्रश्न है कि किरात अर्जुन के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद। तो यहाँ पे अभी उसी प्रश्न की व्याख्या हो चुकी है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे लक्ष्मी हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम जो होता है किरात अर्जुन का प्रत्येक सर्ग श्री से शुरू होता है और इसका अंत लक्ष्मी से होता है। अगला है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। हो जाएगा कृशांगनी है, कृशांगी या फिर कृशांगी या फिर कृशांगी। तो जो यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल रहा है सही, वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आंसर आपका कृशांगी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी हैं सब द्वंद्व का है, लेकिन इसमें से एक नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो हो जाएगा दिन, यहाँ पे दिन दिन, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। हरि और शंकर में भी द्वंद्व समास है, धन धान्य में भी और घर बाहर में भी द्वंद्व समास ही है। अगला है कि निम्नलिखित में से नामधातु क्रिया कौन सी नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें बतियाना हो जाएगा, अपनाना या फिर गरमाना या फिर समझाना। तो इस नामधातु क्रिया में कौन सी इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे बी हो जाता है, अपनाना जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपनाना। नामधातु क्रिया ये नहीं है जो कि धातु संज्ञा का के विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ है तो हथियाना हो जाएगा, बात है बतियाना, समझ है समझाना, इस प्रकार के जो होते हैं वो यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। तो यहाँ अलंकारिकता नहीं है, भाषिक विशेषता नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है, अनुपयुक्तता नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो हो जाएगा अलंकारिकता प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता यहाँ पे नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि
स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इसमें से किस के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा की स्थापना की गई? किसके सुझाव पर यहाँ पे स्थापना करने की बात कही जा रही है? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, महात्मा गांधी, बाबूराव विष्णु पाड़ारकर या फिर राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा ये यहाँ पे महात्मा गांधी, बी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है कि कर सरोज जयमाल उठाई, कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम दिवस पहियाए न जाई। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह है उसके माध्यम से भी और कर को यहाँ पे सरोज बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर रूपी सरोज। तो यहाँ उपयुक्त पंक्ति में क्या हो जाएगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुप्रास, सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार हो जाता है। अगला है ये अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे जीवात्मा का मानव बन जाना है, मनुष्य द्वारा करने योग्य है कि वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना है, या फिर अलंकार जिसमें मानव गुण का कार्य हो, मानव गुण का कार्य हो। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है जो अलंकार मानवीयकरण अलंकार होता है उसमें मानवीय भावनाओं के गुण देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो रुनत भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद बंद आवत चलो, कुंजर कुंज समीर। यहाँ पे अलंकार हो जाएगा कि वो परीक्षा है, रूपक है, या फिर यमक है, या फिर श्लेष है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ की प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे 2 बार यही मंद शब्द है, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा आपका सही यहाँ। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? यहाँ पे छप्पय हो जाएगा, कुंडलिया, इंद्रवज्जा या फिर उपजाति। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा ये बी आंसर कुंडलियाँ हो जाएगा। इसमें एक ही शब्द शुरुआत और अंतिम उन्हीं दोनों शब्दों से होता है। ये पहला शब्द यदि जन्म लिखा है तो समझ लीजिए कि जन्म अंतिम शब्द भी आपका वहाँ जन्म ही होगा। कुंडलियाँ किस छंदों से मिलकर बना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सही कि रोला से रोला उलाला, सोठा रोला, दोहा उलाला या फिर दोहा और रोला से। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। कौन सा? डी आंसर। दोहा और रोला से कुंडलियाँ है इस छंद का निर्माण होता है। 11-13 के क्रम से 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सोठा कहते हैं, हरिगीतिका, रोला या फिर दोहा। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये सोरठा हो जाता है, लेकिन जब 11, 13 और 11 का क्रम यहाँ पे कर दिया जाए तो यहाँ पे ये दोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। अगला है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से बिल्कुल तैयार रखें। मीमांसा दर्शन है, शैव दर्शन है, न्याय दर्शन है या फिर सांख्य दर्शन है? तो भट्टनायक का यहाँ पे भुक्तिवाद जो है तो इसका जो है दर्शन पूछा जा रहा है, तो इसका संबंध भट्टलोल्लट का भट्टनायक का किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे सांख्य दर्शन हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भट्टनायक का यहाँ पे सांख्य, डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो यहाँ पे जो संचारी भाव नहीं है कि वो उन्माद नहीं है, गर्व नहीं है, रोमांच नहीं है या फिर हर्ष नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है वो कौन सा हो सकता है? यहाँ पे रोमांच हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल सही। ये यहाँ पे क्या हो जाता है? रोमांच संचारी भाव नहीं है, बल्कि ये रोमांच जो है सात्विक अनुभाव का एक भेद माना जाता है। इसके भी 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार कुछ यहाँ पे हैं, जैसे स्तंभ, उसके बाद श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, उसके बाद में यहाँ वैवर्ण्य हो जाता है, और यहाँ पे अश्रु, प्रलय, ये उन्माद, गर्व, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब संचारी भाव के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा। और देखा जाए तो रीतकाल कवि ने यहाँ पे जो 33 जो
यहाँ पे संचारी भाव थे उसकी संख्या इन्होंने 34 कर दी है। कितनी कर दी है? 34। संचारी भावों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है? 34 बताई है। तो ये हो जाता है छल। एक भाव जो उसमें और जोड़ दिया गया है वो हो जाता है छल। शुक्ल जी ने 35वां संचारी भाव यहाँ पे जो चकपकाहट को भी माना है। अगर शुक्ल जी के अनुसार माना जाएगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्ल जी तो हमेशा एग्जाम में छाए रहते हैं। तो यहाँ पे 35वां संचारी भाव उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, क्या? चकपकाहट हो जाएगा। परंतु इसका वास्तविक जो है, वास्तविकता अगर देखी जाए इस संख्या की, तो ये वास्तविक 33 ही माना जाएगा। न 34 जोड़ा जाता है और न ये शुक्ल जी का यहाँ पे, तो यहाँ पे 33 ही माने जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। तो यहाँ जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? सी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसमें 5 होते हैं और देखा जाता है, इसका नाम देखा जाए तो विस्कंभक हो जाएगा, प्रवेशक हो जाएगा, चूलिका हो जाएगा, उसके बाद अंकास्य हो जाएगा और अकावतार हो जाएगा। यहाँ पे इसका ये पांचों यहाँ पे भेद हो जाता है। अगला यहाँ पे है काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। साथियों, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे हटके है, तो इसको देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल अब इसी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाने का सोचा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो इस समय लेटेस्ट है, जिस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, यदि तैयारी वहाँ से की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन भी और थोड़ा ये दोनों मिक्सर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जो कठिन प्रश्न है उसमें बिल्कुल उतर के घुल करके उसको पढ़ना है, उसको वहाँ से तैयार, उससे भागना नहीं है, क्योंकि भागने से कोई वो जो है ही नहीं, क्योंकि उसको पढ़ करके एक सीट लानी है, तो उसमें डरना क्या। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र है, गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे सी हो जाता है। कौन सा? सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा सही। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। अगला है कि इसमें भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 10 रूपक है, साहित्य दर्पण है, नाट्यशास्त्र है, नाट्य लक्षण, रत्नकोश है। तो यहाँ पे जो भरत मुनि विरचित ग्रंथ है वो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सही, नाट्यशास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र यहाँ पे हो जाएगा। नाट्यशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है उसके अध्याय कितने हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 36 अध्याय हैं। जैसे कोई सर्ग में विभक्त होता है तो यदि पूछा जाता है कि नाट्यशास्त्र किस में बांटा गया है, सर्ग में है या फिर खंड में है या फिर अध्याय में या फिर प्रकाश में, तो यहाँ पे ये 36 अध्याय में बांटा गया है और इसमें 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। क्या कहा है? पंचम वेद। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनक्यापी किसका काव्य लक्षण है? यहाँ पे हो जाएगा जयदेव का है, दंडी का है, मम्मट का या फिर हेमचंद का। तो यहाँ पे जो ये आंसर आपका सही होने वाला है ये सी हो जाएगा। ये परिभाषा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काव्य लक्षण, ये मम्मट का यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये कहाँ से हो जाएगा? कॉलरिज हैं, इलियट हैं, वुडवर्थ हैं या फिर रिचर्ड्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका सही, इलियट यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलियट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही। कविता प्रथम अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? ये हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा वुडवर्थ का या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड का, शेली का या फिर कॉलरिज का। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा ए।
वर्ड्सवर्थ का ये यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला है ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। सार्त्र का है या मार्क्स का या हीगल या फिर नीत्शे का। तो ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की है, डी आंसर हो जाएगा। नीत्शे ने यह घोषणा की है। किसने, नीत्शे की यह घोषणा है कि ईश्वर मर गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभिव्यंजना मानसी चित्र है, सहज अनुभूत की अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना की ब्राह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, शब्द रेखा चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा सी, अभिव्यंजना की ब्राह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, रस हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा, ध्वनि या फिर अलंकार। तो ब्रह्मानंद सहोदर यहाँ पे रस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। और तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसो वै सः, ये इसका सूत्र है। यदि ये सूत्र पूछा जाता है कि रसो वै सः कहाँ से लिया गया है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से ये लिया गया है। अर्थात रस जो है आनंद का स्वरूप है और स्वरूप जो होता है वो ब्रह्मानंद जो है यहाँ पे हो जाता है। तो ब्रह्मानंद सहोदर यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है विशाल भारत के पत्र के संपादक थे, कौन थे। मोहन सिंह सेंगर हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ हैं, इलाचंद जोशी या फिर पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो विशाल बनारसी दास चतुर्वेदी का यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर डी बिल्कुल सही। इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ पे विशाल भारत और ये पंडित बनारसी दास, वाह उसमें वाह है, उसमें वाह है, तो यहाँ पे जरूर जोड़ करके डी आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला है कि प्रभा नामक पत्रिका संपादन किसने किया। तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन है, धूमिल हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, प्रभाकर माचवे हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही, यहाँ पे हो जाता है सी आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये प्रभा नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। किसने किया, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। इनकी कुछ कृतियाँ देखा जाए बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, तो कुमकुम हो जाता है, रश्मि रेखा, पलक, क्वाइंस या फिर विनोब स्तवन, उर्मिला आदि इनकी रचनाएं हो जाती हैं। अगला है उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पत्रिका है। किशोरी लाल गोस्वामी हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, बालकृष्ण भट्ट या फिर ठाकुर जगमोहन। तो यहाँ पे जो आंसर पूछा गया है ये उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी, यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ए आंसर किशोरी लाल गोस्वामी यहाँ पे हो जाएगा। और किशोरी लाल गोस्वामी ने इसका प्रारंभ गोपाल राम गहमरी ने पत्रिका के जो संपादक है किशोरी लाल गोस्वामी थे। और इसका प्रारंभ जो आरंभ होता है वो गोपाल राम गहमरी ने वर्ष 1998 ईस्वी में काशी से किया। कहाँ से किया, काशी से। किसने किया, तो गोपाल राम गहमरी ने। शेष ये पत्रिकाएं जो हैं कुछ देखा जाए अगर, तो यहाँ पे जैसे राधा कृष्ण गोस्वामी का हो जाएगा वृंदावन से, बालकृष्ण भट्ट का प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ये कहाँ से, तो ये इलाहाबाद से। ऐसे ही जो कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं यदि उसको हम याद कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे समस्या अच्छे से सॉल्व हो सकती है। अगला यहाँ पे है निष्कवच उपन्यास की लेखिका यहाँ पे कौन हो जाएंगी। तो यहाँ पे है क्षमा कौल हैं, सूर्यबाला हैं, मधु कंकरिया हैं, राजी सेठ हैं। तो निष्कवच जो यहाँ पे उपन्यास है इसकी लेखिका यदि देखा जाता है तो यहाँ पे कौन हो जाएंगी, यहाँ पे राजी सेठ, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या, तो राजी सेठ, यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाता है। इनकी कुछ रचनाएं देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएंगी, जैसे अन्य हैं जैसे तत्सम है, जबकि यहाँ पे सूर्यबाला द्वारा अगर देखा जाए तो सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी, कथा तथा जूझ। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये सूर्यबाला जी का हो जाएगा। लेकिन राजी सेठ की जो रचना यहाँ पे निष्कवच और तत्सम, ये यहाँ इनकी हो जाती है। किसकी, राजी सेठ की। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है। ये नहीं पूछा जा रहा है इसमें
क्या, तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सुसंगत नहीं। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, इसमें लेखन के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पे कथन सुसंगत नहीं है, मतलब जो है यहाँ पे सही नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ए आंसर हो जाएगा। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला है कि कलम का मजदूर किसकी रचना है। श्रीलाल शुक्ल हैं, मदन गोपाल हैं, अमृत राय हैं या फिर प्रेमचंद हैं। तो किसकी हो जाती है, कलम का मजदूर किसकी रचना है, कलम का मजदूर। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सही वो बी हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही। मदन गोपाल यहाँ पे कलम का मजदूर जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद की जीवनी फर्क पुस्तक है। और यहाँ पे देखा जाए तो अमृत राय की रचना एक है कलम का सिपाही। कलम का मजदूर तो मदन गोपाल हो जाएंगे, और यदि कलम का सिपाही पूछा जाता है तो यहाँ पे अमृत राय आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रेमचंद की गद्य विधा में विशिष्ट योगदान को देखते हुए ये जो यहाँ पे जीवनी कई प्रकार से कई लोगों ने यहाँ पे लिखा है। उनकी पत्नी ने भी एक जीवनी इनके नाम पे लिखा है कि शिवरानी देवी ने, कि प्रेमचंद घर में, ये इनकी यहाँ पे तीन जीवनियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। अगला है प्रश्न कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने जीवनी नहीं लिखी है। तो यहाँ पे रामविलास शर्मा हैं, अज्ञेय हैं, अमृत राय हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि अज्ञेय जी ने कोई भी जीवनी नहीं लिखी है। अगला है निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। तो यहाँ अपनी धरती, अपने लोग, जलते हुए नदी या परी पर्वत या फिर जूठन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है बी आंसर हो जाएगा, जलती हुई नदी। जलती हुई नदी पूछा जाए किसका है तो किसका बताएंगे, यहाँ पे कमलेश्वर, बी आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या नहीं, सही नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रारंभ में ब्रज और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी हैं। आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंता 2 भाग में संकलित है। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे गए निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ से प्रकाशित हैं। इसमें अंग्रेजी में लिखी गई एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली में पद्यानुवाद यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी हुई एक पुस्तक का जो बुद्ध चरित्र के नाम से खड़ी बोली में पद्यानुवाद यहाँ पे किया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि भामा है, कि रुद्रट हैं, कि मम्मट हैं, कि विश्वनाथ हैं। तो वक्रोक्त के जो विरोधी हैं, विरोधी आचार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर विश्वनाथ यहाँ पे हो जाएंगे। वक्रोक्त के ये विरोधी आचार्य माने जाते हैं। मंगल करनी, कलिमल हरणी, तुलसी कथा, रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। चौपाई है, हरिगीतिका है, रोला है या फिर मालिनी है। तो यहाँ पे कौन सा छंद है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस पंक्ति में देखा जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हरिगीतिका छंद सही हो जाता है। बी आंसर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, हरिगीतिका छंद है। हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई तथा रोला मात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और मालिनी वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है कितने वर्ण, 15 वर्ण होते हैं। तो साथियों, मैंने एक वीडियो कल आप लोगों के लिए बनाई थी मंदाक्रांता छंद है उसके ऊपर। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी वहाँ से जो है अच्छी हुई होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग बताना, जो है उससे जुड़े हुए और आपके सिलेबस में बिल्कुल आने वाले जो कई छंद हैं उसको मैंने
तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, तो उसको मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आरत सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर हो, जई बनो बढ़े चलो में कौन सा यहाँ पे कौन से गण हैं। तो सबसे पहले ये सूत्र जो है गणों वाला उसको याद करना होगा छंद को तैयार करने के लिए, क्योंकि जो इस प्रकार जो वर्णिक छंद हैं उसमें हमेशा यही गणों को ही पूछा जाता है। तो जब सबसे पहले उसको तैयार करेंगे उसी हिसाब से आपका छंद अच्छे से तैयार हो जाएगा। और छंद कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और उससे घबराएं नहीं, बस केवल यही आपका जो यहाँ पे सूत्र है यमाता राजभान सलगा, इसको याद कर लेंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जगड़ रगड़ जगड़, उसके बाद रगड़ जगड़ गुरु, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है वो यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही। जगड़ है, रगड़ है, जगड़ है, रगड़ है, उसके बाद जगड़ और गुरु हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। तो द्रविड़ परिवार की कौन सी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा कि कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु। यहाँ पे जो बंगाली है ये थोड़ा अलग है, यही यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला है पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है। तो यहाँ पे किसका विकास हुआ है, संस्कृत हिंदी का, मानस हिंदी का, पुरानी हिंदी या फिर कठिन हिंदी का। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे मानक हिंदी से यहाँ पे आंसर आपका बी सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भाषा का वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, ये कथन पूछा जा रहा है किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, जॉन गिलक्राइट का है, कामता प्रसाद गुरु या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का। कौन सा आंसर यहाँ आपका हो जाएगा। तो ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये व्याकरण की दृष्टि से देखा जाता है तो कि भाषा वह साधन है इसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को दूसरों से पर भली भांति से प्रकट कर सकता है। सी आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु की ये परिभाषा यहाँ पे हो जाती है। कुप्पी टोपी नीर पापड़ किस भाषा परिवार से है, से हिंदी में आगत शब्द है। तो द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य या फिर सामी हामी या फिर चीनी तिब्बती। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ये द्रविड़ से यहाँ पे आ गया है, किसमें, हिंदी में आ गया है। कहाँ से, तो द्रविड़ से आकर के ये मिल गया हिंदी में। कुप्पी टोपी नीर पापड़ ये हो जाएगा द्रविड़ भाषी परिवार शब्द है, ये हिंदी में आके मिल गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें खड़ी बोली है, ब्रज है, कन्नौजी है, अवधी है, कौन सी हो जाएगी, इसमें से कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ये जो है हिंदी के अंतर्गत, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी के अंतर्गत ये ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है, और उसके बाद कौरवी यहाँ पे आ जाएगी। अगला यहाँ है इनमें से कौन सा गलत है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से सबसे छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिनी व्यवहित होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है इसमें से कौन सा गलत है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बी आंसर हो जाएगा कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतया विकसित होती है। रूप और रचना की दृष्टि से जो बोली होती है वो पूर्णतया विकसित होती है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वानों की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो यहाँ पे टी.एम. तोसीतोरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुनीत कुमार चटर्जी, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाता है वो हो जाएगा डी आंसर। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही। सर जॉर्ज ग्रियर्सन यहाँ पे हो जाता है।
इसका संपादन कई खंडों में इसका जो है प्रकाशन हो चुका है। और किसने, तो यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन यहाँ पे नाम आ जाता है, यो इन्हीं के अध्यक्षता में ये संपन्न होता है। ग्रियर्सन अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस में कर्मचारी के रूप में प्रसिद्ध थे, मतलब यहाँ पे काम करते रहे होंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों में विशेषता भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका स्थान अमर है। और ग्रियर्सन ने एक रचना उनकी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिख करके काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने पाई है। तो ये यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के लिए निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो हिंदी भाषा से, मराठी से, बंगला से, जैसे सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? यहाँ पे हो जाता है कि जो है ये डी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सभी भारतीय मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? तो कैसे जो है ये पूछा जा रहा है कि उसमें किस प्रकार के शब्द ज़्यादातर देखने को मिलते हैं अवधी में। तो तत्सम देखा जाता है, या फिर देशज देखा जाता है, या फिर तद्भव, या फिर विदेशी। तत्सम बहुला है कि देशज बहुला है कि तद्भव बहुला है, या फिर तो इसमें देखा जाता है ज़्यादातर, जैसे रामचरितमानस को ही ले लिया जाए तो उसमें ज़्यादातर जो शब्द हैं यहाँ पे तुलसीदास जी ने तद्भव बहुला शब्दों का प्रयोग उसमें देखने को मिलता है। और यदि अवधि में बातचीत भी की जाती है तो ज़्यादातर जो जैसे कहते नहीं है कि जो बोलचाल की भाषा है उसमें जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव हो जाते हैं, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वहाँ पे वो तत्सम हो जाते हैं। तो यहाँ पे तद्भव बहुला शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है अवधी भाषा में। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, या फिर निजवाचक। तो यहाँ पे उसका कहा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? यहाँ पे जो पूछा जा रहा है तो यहाँ पे उसका शब्द कह करके यह यहाँ पे बताया गया है उसका कि किसी मतलब अनिश्चयवाचक है। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, या फिर संज्ञा पदबंध। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या? क्रिया विशेषण पदबंध, यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा वो हो गया है। तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे पक्षी है, बाज है, मकड़ी है, या फिर गेड़ा है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा, बाज, मकड़ी, गेड़ा। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा बाज। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। दिक प्लस गज की संधि क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा, दिग्गज। ये यहाँ पे अगला प्रश्न है हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो यहाँ पे 8 हैं, 6 हैं, 2 हैं, या फिर 4 हैं। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कितने प्रकार के? 6 प्रकार। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो 6 प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सर, सिलीमुखी, तीर, विभूति, सायक, वार, सर, तोप। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होने वाला है वो यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर। ये यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा विकल्प उचित है ये पूछा जा रहा है। तो सर हो जाएगा और तोप हो जाएगा। ये बाण के पर्यायवाची के लिए यहाँ पे उपयुक्त हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे चुनना है, कौन सा हो जाएगा? तो कुरंग है, सहदुल है, वाजी है, सस है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि जो तुरंग है इसको जो है वाजी यहाँ पे घोड़े का पर्यायवाची हो जाता है। घोड़ा है, घोटक है, और यहाँ पे बाज है, ये यहाँ पे हो जाता है। वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है? वायु सखा। सुगंध है, अग्नि है, पुष्प है, अरविंद है। यहाँ पे
बी आंसर आपका हो जाएगा सही। अग्नि यहाँ पे वायु सखा पर्यायवाची, बी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वजातीय शब्द का विलोम क्या है। तो अजाति है, कुजाति है, सुजाति है या फिर विजाति है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है वो हो जाएगा विजाति। यहाँ पे स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा, विजाति, स्वजाति का विजाति। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा मनुष्य है जिसमें प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। कैसा वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर उपवाक्य है। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा कि ये एक मिश्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा शुद्ध है। मेरे को भूख है, कल घर जाऊंगा, राजा जरूर मरेगा, वह बोले। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर, कल घर जाऊंगा, ये यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है वह कौन सा वाक्य सही है। यहाँ पे कौन से वाक्य की जो मतलब सही है यहाँ पूछा जाए। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल बकरी घास चरता है, बैल बकरी घास। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा ये यहाँ पे कौन सा हो जाता है, बैल और बकरी घास चरते हैं। यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल हो जाएगा सही। कौन सा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि कृतज्ञ का शब्द का सही अर्थ क्या होगा। जो उपकार नहीं मानता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है यहाँ पे, या फिर जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पे कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ देखा जाता है तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, ये यहाँ पे हो जाएगा किए गए उपकार को नहीं मानता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है कि मृण्मय हो जाएगा, उर्ण हो जाएगा, उत्तीर्ण या फिर भारहीन। यहाँ पे जब कर्ज चुकाने की बात आती है तो सही जो यहाँ पे वाक्यांश हो जाता है वो यहाँ पे उर्ण हो जाता है, ये यहाँ पे बी आंसर। ऊँट के मुंह में जीरा एक लोकोक्ति का सही अर्थ होगा बीमारी की दवा, स्वाद बढ़ाने का उपाय, चाल बढ़ाने का संकेत या फिर बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। तो यही डी वाला आंसर हो जाएगा आपका सही, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना असंभव होना नहीं है। तो यहाँ पे खरगोश के सींग निकलना, यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, चांद पर थूकना, ये यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। घनघोर वर्षा, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीच स्थान से ऊंचे स्थान में पहुंचना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही, बहुत भारी प्रयास करना। क्या करना, बहुत भारी प्रयास यहाँ पे करना, डी सी आंसर हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर गहरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाई खोदना, या फिर सामने कुआं और जो है पीठ पीछे खाई। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है ये बताएं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों ओर विपत्ति यहाँ पे हो जाती है। जैसे उसमें कहा गया है एक तरफ अजगरह लगे एक तरफ मृगराय, अब बिकल बटोही बीच में गिरो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अति सक्रिय छात्रों की एक कक्षा में पाठों को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूप सर्वोत्तम होगा। दृश्य कला हो जाएगा, प्रदर्शनकारी कला हो जाएगा, शिल्प हो जाएगा या फिर संगीत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा
बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। प्रदर्शनकारी कला का यहाँ पे प्रयोजन यहाँ पे करना ये कक्षा को अति सक्रिय यहाँ पे बना देता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मुद्रण अभिन्यास स्थित प्रिंट से लेआउट मोड में हम बाह्य रेखांकन उपकरण देख सकते हैं, प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि वह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है, केवल पाठ्य भाग संबंधित विषय वस्तु देख सकते हैं, ना कि आरेख, या फिर प्रालेख का पठन करने के लिए उपलब्ध क्षेत्र को अधिकतम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका आंसर? यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर आपका सही। प्रलेख देख सकते हैं और उसके मुद्रण पृष्ठ पर दिखाई देता है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा बी आंसर आपका सही। तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे मैंने कुल मिलाकर के 60-65 प्रश्नों का यहाँ आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया है। ये प्रश्न का लेवल थोड़ा जो पढ़ा रहे थे उससे थोड़ा हाई है। मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ से भी प्रयास करना चाहिए कि देखें आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी हुई है। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके यदि 35 प्रश्न भी यहाँ से सही हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो साथियों, यहाँ पे यदि जो भी पढ़ाया जा रहा है इससे आपको थोड़ा भी यदि लाभ हो रहा है तो आप यहाँ पे जो है इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने जो है, और अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए क्योंकि आप लोगों की लाइक जो है बहुत कम रहती है और पढ़ते हैं ज़्यादा लोग लेकिन लाइक बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपना लाइक जो है सब लोग करते रहें। धन्यवाद।